हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान परीक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग का बेहतर तैयारी चल रहा होगा। आज सितंबर माह 2024 का प्रतियोगिता दर्पण का सभी निचोड़ करंट अफेयर्स में लाया हूं। इसमें सभी करंट अफेयर्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे 17वीं बीपीएससी हो जाए, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो और आगामी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो का सबसे खास बात यह है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, जीके होते हैं, वो सभी जीके को मैं रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूं। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है आपका, एनसीआर दिल्ली के तर्ज पर कौन सा राज्य जो है अपनी राजधानी को डेवलप करने की बात कही है? तो देखिए, ये जो है आपका यूपी स्टेट है। यूपी जो है एनसीआर दिल्ली के तर्ज पर जो है अपना राजधानी क्षेत्र यूपीएससीआर का गठन कर रहा है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर एक स्टैटिक क्वेश्चन बताते हुए चलते हैं कि एनसीआर दिल्ली का गठन जो हुआ था 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत हुआ था, और ये दिल्ली जो है रायसीना की पहाड़ी पर है। कहाँ पर है ये? रायसीना की पहाड़ी पर अवस्थित है। ये दोनों क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि एनसीआर का गठन कब हुआ था? 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, और दिल्ली जो है किस पहाड़ी पर अवस्थित है? ये रायसीना की पहाड़ी पर है, और ये रायसीना जो है अरावली का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा जो है हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून को लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन बनने की क्या संभावना बनेगी, ये हम बताते चलते हैं। तो देखिए, 1 जुलाई 2024 को जो है 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसमें पहला जो है 1 नंबर जो है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023 है, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। ये जो है 3 पुराने आपराधिक कानून का स्थान लेगा, जिसमें कि पहला जो है दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 में बना था और 1974 में लागू हुआ था, उसको ये रिप्लेस करेगा। उसके बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को रिप्लेस करेगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये तीनों अधिनियम को जो है रिप्लेस करते हुए ये 3 नया कानून अब लागू हो जाएगा। तो चलिए, हो जाएगा नहीं, हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें एक आईपीसी 1860 से संबंधित हम कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस बताते चलते हैं। ये भारतीय दंड संहिता 1860 का जो लेखन किया गया था, निर्माण किया गया था, ये प्रथम विधि आयोग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रथम विधि आयोग के द्वारा किया गया था, प्रथम विधि आयोग के द्वारा। और इसका जो है लेखन का काम जो किया था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले का नाम आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, 1835 का जो है उसका शिक्षा संबंधित कानून बहुत ही फेमस हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा बीजेपी का नया वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए, बीजेपी का नया वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री जगत प्रकाश नड्डा, मतलब जिसे हम लोग जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, इसे बनाया गया, और इसे राज्यसभा सदन का नेता भी चुना गया। ये 2 जीके इससे रिलेटेड है, ये दोनों को हम लोग जो है अच्छी तरह से याद करके रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार से रिलेटेड है, और बिहार से जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से काफी महत्व है। देखिए, सबसे पहले ये जान जाए कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो देखिए, 1 जुलाई 2015 को जो है तांती और ततवा, ये जाति जो है बिहार सरकार के ईबीसी की लिस्ट में था, जिसे हटाकर एससी की सूची में कर दिया गया था। तो इसके निर्णय को जो है यहाँ पर एससी का मतलब वो शेड्यूल कास्ट नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर दिया गया था, और रद्द इसलिए किया था कि इसके आधार पर किया था कि मतलब अनुसूचित जाति के सूची में छेड़छाड़ करने या उसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ किसको है? संसद को है, राज्य सरकार को नहीं है। इसलिए जो है राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रद्द कर दिया गया, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख दिए, अनुसूचित जाति की सूचियों से छेड़छाड़ या उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को नहीं है, किसे है? संसद को है। इसी के आधार पर 1 जुलाई 2015 को तांती और ततवा जाति को जो ईबीसी से हटाकर बिहार सरकार एससी की सूची में डाला था, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो चलिए, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो देखिए, लोकसभा में विपक्ष का नेता बहुत दिन के बाद जो है कांग्रेस का कांग्रेस को जो है बहुमत मिला है, जिसके कारण जो है राहुल गांधी बने हैं, ठीक ना। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है राहुल गांधी बने हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी थे। अब देखिए, विपक्ष का नेता होने के लिए सदन का सीट मतलब 545 का कम से कम उसे 10% होना चाहिए, का 10% होना चाहिए। 10% करने का मतलब 54.5 अप्रॉक्स में 55 सीट आएगा, तो वह जो है विपक्ष का नेता होगा। जो कि अब की बार कांग्रेस को 99 सीट आया, इसलिए ये जो है विपक्ष में प्रबल दावेदारी था, जिसके कारण जो राहुल गांधी विपक्ष का नेता बना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, सीएम
झारखंड का वर्तमान सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। अभी अब चर्चा में भी रहा था, झारखंड में जो काफी राजनीतिक उथल पुथल रहा था, उथल पुथल के कारण, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो है गिरफ्तारी होने वाली थी, लेकिन यह गिरफ्तारी होने से पहले क्या किया गया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, यहाँ पर एक जीके हम बताते चलते हैं कि मतलब सीएम के पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाला प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको जो है सीएम के पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाला प्रथम व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, एक कानून है ऊपा, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1977 के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारत में कोई भी अगर गैर कानूनी गतिविधि होती है तो उसके रोकथाम के लिए ये कानून जो है एक्टिव हो जाता है। तो ये सिख फॉर जस्टिस एक पार्टी है जिसे हाल ही में जो है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपा 1967 के तहत पुनः प्रतिबंध लगाया गया, मतलब इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक, अगला चलते क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो देखिए, इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का जो है सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा के तट से, सॉरी उड़ीसा में चांदीपुर के तट से किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम पीएम मोदी द्वारा क्या रखा गया? तो इसका नाम देखिए गणतंत्र मंडप रखा गया है, इसको देख लीजिए। अगला, राष्ट्रपति भवन में एक है अशोक हॉल, उसका नाम रखा गया अशोक मंडप। में तो दो नाम चेंज किया गया, दरबार हॉल का नया नाम अब जो है गणतंत्र मंडप हो गया है, जबकि अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है आगामी बीपीएससी में और आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। करा अहोम राजवंश कहाँ था? असम में था। कि 700 वर्ष पुरानी समाधि प्रणाली मैदाम, इसका नाम क्या है? कहीं मैदाम लिखता है, कहीं पर जो है मैदाइन लिखता है। ठीक है, तो मैदाम को भी याद रख सकते हैं। मैदाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, तो इसको जो है आप अच्छे से याद रखिए, ये कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जोरावर क्या है? तो देखिए, जोरावर जो है डीआरडीओ एवं निजी कंपनी लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा निर्मित एक हल्का टैंक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र पर इसकी तैनाती की जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभ्यास। अभ्यास क्या है? तो देखिए, अभ्यास जो है डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक विमान है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो है अभ्यास क्या है? तो एक विमान है, हल्की टैंक है, इस तरह से ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? विमान है, और इसका निर्माण किसने कराया है? डीआरडीओ ने कराया। चलिए इसी सिलसिला में एक और चर्चा में रहा UH-3H। देखिए, UH-3H जो है एक हेलीकॉप्टर था, इसे 17 साल के बाद जो है नौसेना से विदाई किया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। देखिए, हाल ही में चुनाव हुआ था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है कीर स्टारमर को बनाया गया, जो लेबर पार्टी का है, और इससे पूर्व जो है ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेपाल का प्रधानमंत्री अभी कौन है? केपी शर्मा है। ईरान का राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजेस्कियन है, मसूद पेजेस्कियन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने की, देखिए जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो रही है वहाँ हम बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी का 8 से 10 जुलाई 2024 के बीच दो देशों के बीच यात्रा की गई थी। तो ये रूस और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया था, और रूस खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी को जो है स्पेशल वहाँ अवार्ड भी दिया गया था। चलिए अगला हम देखते हैं फिर इससे रिलेटेड। तो देखिए, पीएम मोदी जो है 8 से 10 जुलाई 2024 के बीच किन दो देशों की यात्रा किया था? तो रूस और ऑस्ट्रेलिया का किया था। अब अगला क्वेश्चन इसी से बनता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास, देखिए 2 तरह का दूतावास होता है, एक राजनीतिक दूतावास होता है, तो प्रत्येक देश में राजनीतिक दूतावास होता है एक होता है, और वाणिज्यिक दूतावास कितनों खोला जा सकता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहले से रूस में 2 पहले से था और 2 नया घोषणा किया, तो कुल मिला के अब जो रूस में जो हो गया है 4 वाणिज्यिक दूतावास हो गए। एक अब देखिए नवीनतम बना है कजान में, और दूसरा जो बना है एकातेरिन में बना है, एकातेरिन में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है ज्यादा प्रबल संभावना रखता है कि ये आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल जाए, कि किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। देखिए, ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी को जो है रूस के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो रूस के द्वारा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, बिम्स्टेक बहुत दिन के बाद ये चर्चा में रही है, बिम्स्टेक, इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिल सकता है, क्या कि ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, और ये जो है भारत के पड़ोसी राज्यों के बीच जो है नेवर फर्स्ट पॉलिसी को जो है क्रियान्वयन करती है। ठीक, तो देखिए बिम्स्टेक क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका फुल फॉर्म जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। ठीक, इसके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में जो है 11 जुलाई 2024 को न्यू दिल्ली में हुआ है और इस दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर इसका स्टैटिक सम पार्ट को बताते हुए चलते हैं। देखिए, बिम्स्टेक का गठन जो हुआ था, बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। इसमें वर्तमान अभी सदस्य की संख्या जो है आपका 7 है और इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो देखिए, बिम्स्टेक में ही 4 सदस्य का नाम हो जाता है। बिम्स्टेक में जो है 5 सदस्य का नाम आ जाता है, 4 नहीं 5। BIMST 5 नाम आ जाता है। बी से आप भूटान याद रख लीजिए, आई से इंडिया याद रख लीजिए, एम से म्यांमार याद रख लीजिए, एस से श्रीलंका रखिए, टी से आप थाईलैंड याद रख लीजिए। ठीक, अब इसमें 2 स्टेट मतलब 2 देश बच जाते हैं। एक आपका बच जाता है बांग्लादेश, एक्स्ट्रा याद कर लीजिए बांग्लादेश, और दूसरा बच जाता है नेपाल। तो कुल मिलाकर आपका 7 देश है। इस 7 देश को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 5 देश तो आपके उसके नाम में ही छिपा हुआ बिम्स्टेक में ही, और बाकी 2 आपको बांग्लादेश और नेपाल याद कर लेना। और बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश भी आपको आसानी से याद रह जाएगा, इसलिए कि बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ढाका में, और ढाका है कहाँ? बांग्लादेश में है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। तो ये भी याद हो जाएगा। बचा एक नेपाल, नेपाल को ध्यान में रख लीजिए। और दूसरा ध्यान में रखना है कि जैसे इसमें ऑप्शन छांटने के लिए आ सकता है कि बिम्स्टेक का कौन सदस्य नहीं है, तो इसमें गौर कीजिएगा, पाकिस्तान को मेंबर नहीं बनाया गया है। ठीक है, और ये बिम्स्टेक की स्थापना जो हुई थी आपका बैंकॉक घोषणा के तहत किया गया था। बैंकॉक बहुत बार पूछता है, बैंकॉक घोषणा। ये घोषणा के बारे में अगर समझना है तो आप जो है WTO को समझ लीजिए। WTO को पूछा जाता है WTO की स्थापना किस घोषणा के तहत, तो उरुग्वे घोषणा के तहत उसकी स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण जीके है, ये यहाँ से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO कहा जाता है का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ था? ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक ना, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है और इसकी स्थापना जो हुई थी 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय संघाई चीन में ही है और इसका नवी जो सदस्यों की संख्या हो गई 10, और नवीनतम सदस्य जो बना है आपका, ये बना है आपका बेलारूस बना है, बेलारूस बना, और इससे पूर्व पहले ईरान बना था। तो चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको BPSC में देखने के लिए मिल सकती है। आगे हम लोग चलते हैं बजट से संबंधित। देखिए, बजट को हम 2 जगह कवर किए, यहाँ जितना संभव हुआ लेने का लिए हैं, फिर बजट का एक स्पेशल हम टॉपिक तैयार किए, फिर वहाँ हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। तो देखिए, केंद्रीय बजट ये 2024-25 है। तो 2024 बजट को किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री किए थे, और निर्मला सीतारमण का ये कितवां बार बजट प्रस्तुति था? 7वीं बार था। इसमें कितने प्राथमिकताओं को मतलब शामिल किया गया? तो 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। ठीक, आगे हम डिटेल में बता देंगे कौन सा 9 है। अगला फिर इसमें देखिए, एक तरुण योजना चलाया गया था। तो तरुण योजना के तहत जो पहले ऋण ले लिया था, अगर वो ऋण चुका दिया है तो उसे अब जो है उसका लिमिट बढ़ा दिया है कि अब वह 10 लाख से बढ़ा के वह 20 लाख तक की लोन ले सकती है। ठीक है, तो मतलब तरुण योजना के तहत जो पहले लोन लिया था, अगर उसे चुका दिया है तो उद्यमी ऋण के तहत जो उसे अब 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया। आगे बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपकी बात है कि इस बजट में बिहार को बहुत ज्यादा फोकस में रखा गया था। तो देखिए, विष्णुपद मंदिर जो गया में है, इसे विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की घोषणा किया गया है। राजगीर, इसे धार्मिक महत्व के रूप में समग्र विकास किया जाएगा, और नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। भारत जो अभी भारत के नासा अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है अंतरिक्ष में काफी ज्यादा इतिहास रचे जा रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो है 10 वर्षों में 5 गुना निवेश को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, और 1000 करोड़ का निवेश का जो है अभी वर्तमान में घोषणा किया गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो मोरारजी देसाई के नाम से है, और इसे जो है रणछोड़ जी देसाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग फैक्ट पे चलते हैं कि 2024-25 के बजट में कुल व्यय कितना था? 48, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, 48,20,512 करोड़ के। तो डिजिट में भी याद रख सकते हैं, 48,20,552 करोड़ याद रख सकते हैं, या 48,20,512 करोड़ के रूप में भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राजकोषीय घाटा कितना है? तो देखिए, राजकोषीय घाटा डिजिट में कभी भी नहीं पूछा जाता है, परसेंटेज में पूछा जाता है। तो परसेंटेज में याद रखिए कि 2024-25 में जो है राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 4.9% रहेगा। और यहाँ पर फिर हम अगला फैक्ट बनाएं कि सबसे ज्यादा खर्च कहाँ किया, मतलब इस बजट में सबसे ज्यादा खर्च किस पे होगी? तो सबसे ज्यादा जो है ब्याज अदायगी पे होगी। दूसरा नंबर आपका परिवहन पे है,
तीसरा नंबर रक्षा पे है, ठीक, और चौथा नंबर आपका सब्सिडी पे है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जिस तरह से राजकोषीय घाटा था उसी तरह से यहाँ पर प्राथमिक घाटा है। प्राथमिक घाटा जो है कुल बचत का कितना है, मतलब जीडीपी का होता है, बजट हम लिख दिए यहाँ पे, जीडीपी का, कुल जीडीपी का कितना है, 1.4% है। इसको भी अच्छे से याद रखिए, ये जो है परीक्षा में देखने के लिए मिल सकती है। चलिए अभी लेटेस्ट में जो है इनकम टैक्स स्लैब में भी चेंजिंग किया गया। पहले 5, 10, 15 का था, मतलब लाख में स्लैब था, अब जो है इसको चेंज किया गया है। 3 लाख तक जिसका इनकम है उसको 0 टैक्स लगेगी, 3 लाख से 7 लाख के बीच जो है 5% लगेगा, 7 से 10 लाख के बीच जो है 10% लगेगा, 10 से 12 के बीच जो है 15% लगेगा, और 12 से 15 के बीच जो है 20 लगेगा, और 15 लाख से ऊपर जिसका इनकम है उसे 30% उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इसमें मैक्सिमम जो हो गया आपका 30% हो गया और मिनिमम आपका हो गया 5%। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जनजातीय समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए, जनजातीय समुदायों की स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का घोषणा किया गया। ये बजट में ही किया गया है। जनजातीय समुदाय की स्थिति में सुधार के लिए एक नए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वात्सल योजना। ये भी मतलब 2024-25 के बजट में इसका घोषणा किया गया। ये क्या है, तो देखिए अवयस्क बच्चों के लिए एक पेंशन योजना है, ठीक, ये क्या है, अवयस्क बच्चों के लिए पेंशन योजना है। अगला हम लोग चलते हैं, बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है महिला, और चौथा अन्नदाता मतलब किसान। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। राजस्व घाटा देखिए वहां पर हम मतलब सेपरेटली नहीं लिखे थे, अलग अलग लिखा गया था, तो फिर उस चीज को हम जो है एक जगह ला दिए। यहाँ से आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो ये फैक्ट को आप अच्छे से याद रख लीजिए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा अलग अलग होता है। राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 1.8% है, राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का 4.9% है, और प्राथमिक घाटा जो है जीडीपी का 1.4%। ये किस वर्ष के लिए, तो 24 और 25 के लिए ये निर्धारित है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, तो 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 तक लाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, राजकोषीय घाटा को 4.5% लाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया, तो आपका 2025-26 तक रखा गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जिस तरह से पैसा खर्च होता है, तो अब पैसा की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 2024-25 के बजट में पैसा कहाँ से आता है, वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उधार एवं अन्य देयता से, मतलब जिसको उधार देता है उससे जो है 27% आता है, इनकम टैक्स से 19% आता है, जीएसटी से 18% आता है, और निगम कर से 17% आता है। तो ये ऑप्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन हो सकता है देखने के लिए मिल जाए, जैसे इनकम टैक्स में, जीएसटी में, निगम कर में आपको दे दे कि निम्नलिखित में किससे ज़्यादा इनकम प्राप्ति होती है। तो ये आपको इस डाटा के आधार पर आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बजट से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें कहा गया है पूर्वोदय मिशन योजना। तो पूर्वोदय मिशन योजना में कितने स्टेट शामिल है, इसको ध्यान में रखना है। पूर्वोदय मिशन योजना की घोषणा जो है बजट 2024-25 में किया गया। इसमें बिहार है, झारखंड है, मतलब पूर्वोत्तर सभी स्टेट को लिया, मतलब पूर्वी क्षेत्र को लिया गया है। तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। ये जो है आपको 5 स्टेट को इसमें शामिल किया गया, और सभी राज्यों का चौमुखी विकास किया जाएगा किसके तहत, पूर्वोदय मिशन योजना के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26,000 करोड़ की लागत से बिहार में 4 अवसंरचना की जाएगी। तो अब देखिए 26,000 करोड़ का निवेश बिहार में किया जाएगा, तो ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहला इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, ये पहला हो गया। दूसरा है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा, दूसरा हो गया। बौद्ध गया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़क परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ये तीसरा है। और बक्सर में गंगा नदी पर जो है पुल का निर्माण किया जाएगा, ये चौथा है। तो ये चारों जो है आपका प्रोजेक्ट मिलाकर 26,000 करोड़ की बजट इस पे खर्च होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 21,400 करोड़ से 2,400 मेगावाट का बिहार में पीरपैंती विद्युत संयंत्र को स्थापित किया जाएगा, और इससे कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा, 2,400 मेगावाट का किया जाएगा, ठीक ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पीरपैंती विद्युत संयंत्र से 2,400 मेगावाट
बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो उस पर भारत सरकार द्वारा इस बजट में कितना निवेश किया गया है, तो 21,400 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं पीएम आवास योजना। तो देखिए पीएम आवास योजना के तहत जो है अब की बार फिर से 3 करोड़ अतिरिक्त, मतलब जितने मकान बन गए उसके अलावा 3 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये जो कभी हम तुरंत बताए थे, तो इस ग्राम अभियान में जो है 63,000 गाँव लाभान्वित होंगे। इसमें 5,000 करोड़ जनजाति को फायदा होगा और इसके लिए जो है 1 करोड़ घर निर्धारित किया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। सॉरी, 1 करोड़ घर जो इसका नहीं है, यहाँ पर देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जो है 63,000 गाँव को फायदा होगा और 5,000 करोड़ अभी 5 करोड़ जो है जनजाति लाभान्वित होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए अभी बहुत जगह चर्चा में रहा था पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें जो है 1 करोड़ घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी यदि वह अपने छत पर क्या करता है, टॉप सोलर प्लांट लगाता है तब, और इसके लिए जो है 75,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कैंसर की 3 दवाई है जिसपे जो है क्या कहते हैं सीमा शुल्क पूरा जो है फ्री कर दिया गया है। कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, ट्रेस्टुजुमाब, डिक्सटीटिकिन, उसके बाद है ऑसिमाटर्निब और डुर्वालुबेब। ये पूर्णतः जो है सीमा शुल्क फ्री होगा। ठीक है, मतलब इस पर जो है टैक्स नहीं लगेगी। उसके बाद सोना और चांदी पर सीमा शुल्क जो है अभी नवीनतम जो निर्धारित किया गया है वो 6% किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना जो है आपको 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। ठीक, तो देखिए इसके संबंध में क्या क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके संबंध में क्वेश्चन है कि IMF के अनुसार 2024-25 में भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितना रहेगा, तो ये 7% जो है निर्धारित किया है और विश्व में ये जो है वृद्धि भारत का सर्वोच्च है। एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, IMF के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग, मतलब यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा द्विवर्षीय वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 जारी किया गया है, जिसमें भारत का जनसंख्या 262 में पूरे विश्व में सबसे अधिक हो जाएगा, मतलब चाइना से भी आगे निकल जाएगा। ठीक, कब तक, ये 262 याद रखिएगा, 262 तक जो सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सब वन लाइनर ट्रेडिशनल क्वेश्चन टाइप का है। भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है, विक्रम मिश्री को बनाया गया है। USA में भारत का नया राजदूत कौन बना है, विनय मोहन क्वात्रा बना है। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक किसे बनाया गया, धीरेन्द्र के ओझा को बनाया गया है। राष्ट्र, देखिए ये नया आयोग है और इसका जो है अध्यक्ष बना है, ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है पूछने की संभावना बन जाए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है BN गंगाधर को बनाया गया है। नाटो का महासचिव जो बना है मार्क रूटे बने हैं। अगला क्वेश्चन है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है, तो देखिए ये काफी फेमस पर्सन है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 का विजेता जो है अरुणधति राय है और इसे जो है बुकर पुरस्कार भी मिला है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। एक सी किताब थी ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए जैसे बुकर पुरस्कार भी मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, ओलंपिक समिति का सर्वोच्च सम्मान ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया, अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग से संबंधित है उसे दिया गया है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल के क्षेत्र में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया था, लालियान जुआला चांगते, ये चांगते है, चांगते जो मिजोरम के है इसे मिला है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है इंदुमती कथिरेशन को मिला जो तमिलनाडु। ये दोनों फुटबॉल के खिलाड़ी है, इसे जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाएगा।
उसके बाद हाथरस अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। यहाँ यूपी में जो है एक सत्संग हो रहा था, सत्संग के दौरान जो 120 लोग मरे गए थे, तो इसलिए हाथरस जो है पूछा जा सकता है हाथरस किस राज्य में है, यूपी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है किया गया न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिमपैक्ट, विश्व का सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास 2024 में रिमपैक्ट था। तो रिमपैक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिम ऑफ द पैसिफिक होता है। पैसिफिक मतलब क्या हो गया? प्रशांत महासागर। ये कहाँ हुआ था? पर्ल हार्बर में, यह हवाई द्वीप में है। और इसमें भारत की तरफ से जो INS शिवालिक शामिल हुआ था, INS शिवालिक शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैन्य अभ्यास मैत्री किसके बीच हुआ था? भारत और थाईलैंड के बीच। यहाँ से सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सैन्य अभ्यास नॉमैडिक एलिफेंट 2024 में किसके बीच हुआ था? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को बनाया गया, ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए कि ये पहली बार कोई इंडियन जीता है, इसलिए बहुत मायने रखता है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन हो सकता है कि आगामी परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए। तो देखिए हंगेरियन मतलब ये हंगरी हो गया, हंगेरियन का मतलब हो गया हंगरी। फार्मूला 2 रेस विजेता कौन है? तो पुष्मैनी है, ये बेंगलुरु के हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये टेनिस से है। विम्बलडन टेनिस 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज स्पेन का है, और महिला एकल विजेता जो है बारबोरा क्रेजिस्कोवा है, चेक गणराज्य के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले पहले एशियाई टेनिस स्टार कौन है? तो देखिए पहले एशियाई भी या भारतीय भी है, तो ये पहले एशियाई टेनिस स्टार हो गया लिएंडर पेस और विजय अमृत राज। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यूरो कप विजेता कौन है? तो देखिए यूरो कप 2024 का विजेता जो है स्पेन है, और उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। और उसी टाइप का यहाँ फिर क्वेश्चन, ये चूंकि यूरो कप और कोपा कप दोनों फुटबॉल संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। यूरो कप किससे? फुटबॉल से। कोपा भी किससे? फुटबॉल से। कोपा कप अमेरिका 2024 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है, और उप विजेता कौन है? कोलंबिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो मोनालो मार्केज को बनाया गया। मोनालो मार्केज स्पेन का है, इसे जो फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया। और अभी वहाँ पीछे हम लोग पढ़े थे, क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? गौतम गंभीर को बनाया गया। और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सदस्य किसे चुना गया है? तो देखिए नीता अंबानी दोबारा चुना गया है, तो ये जो है सदस्य बनी है। ठीक, तो चलिए देखिए, ये आपका जो है PD का निचोड़ था। ये PD जो है सितंबर माह का था, सितंबर 24 का। और इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे सभी प्रश्न को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये ज्ञान परीक्षा के चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए जो है लगातार लाते रहेंगे। बस आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद।